युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 31। बजाज मेंशन रात 8 बजे। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खाने बैठे थे। मन्नत बेखबर खाना खाने में बिजी थी। उसे जरा भी खबर नहीं कि उसके सामने जो लड़की बैठी वह सब उसके बारे में जानती है। मोनिका खाने पर कम मन्नत पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और अपने मन में कहने लगी, बस आज की रात एंजॉय कर लो डियर, कल इस टाइम तक तो युग आ ही जाएगा। तुम्हारी तो वह बैंड बजाऊंगी ना, तुमने तो सपने में भी नहीं सोची होगी। बहुत शौक है ना तुम्हें संस्कारी बहू बनना। मोनिका को कुछ न खाता देख काव्या ने पूछा, क्या हुआ मोनिका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मोनिका ने ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? आज मैं ना बाहर का कुछ ज़्यादा ही खा ली हूँ, जिस वजह से मुझे ना घर का खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। काव्या ने मुंह में एक बाइट डालते हुए बोली, ओह तो यह बात है। इतने में मीरा जी ने भी कहा, बेटा कुछ तो खा लो, बिना खाए खाली पेट सोते नहीं हैं। जी ज़रूर आंटी, मोनिका इतना बोल मन ही मन दांत पीसते हुए खुद से बोली, बस थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ पर कल तक ठीक हो जाऊँगी। उधर गांव में रात का समय नैना के पास पैसे न होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके मामा उत्तम जी ने भी देखा कि नैना अपने पापा को लेकर बहुत परेशान है। उन्होंने नैना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। उत्तम जी ने अपना मोबाइल निकाल अपनी पत्नी सुरेखा को कॉल किया। अपने दोनों बच्चों को लेकर जो इस वक्त मुंबई में थी। उत्तम जी का कॉल देखकर सुरेखा जी ने कॉल रिसीव किया। उत्तम जी ने दुखी मन से कहा, देख सुरेखा, मुझे तेरे गहने चाहिए बेचने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसे लग रहे हैं। जीजा जी इस वक्त बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं। उत्तम जी का इतना कहना कि सुरेखा जी भड़कते हुए बोली, उनको क्या बीमारियां मुझसे पूछकर आई थी जो मैं अपने गहने दे दूं? कुछ भी हो जाए मैं अपने गहने नहीं दे सकती। सुरेखा जी और उत्तम जी ऐसे ही काफ़ी देर तक फ़ोन पर लड़ते रहे और दोनों की ऐसी लड़ाई देख नैना और भी उदास होती जा रही थी। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। उत्तम जी ने कॉल गुस्से से कट कर दिया और जब पीछे मुड़े तो अपने सामने नैना को देख उदास हो गए, क्योंकि वह अपनी बहन की बेटी को क्या ही जवाब देंगे कि उसका मामा किसी काम का नहीं है। नैना अच्छे से देख सकती थी कि उसके मामा उसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। अपने मामा के सामने आकर बोली, मामा आप मामी से लड़ाई मत कीजिए। नैना इतना बोल हॉस्पिटल से बाहर निकली और पार्किंग एरिया में आकर, जहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था, वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि सुरेखा जी का था और उन्होंने नैना को भला बुरा सुनाने के लिए कॉल किया था। नैना ने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से सुरेखा जी ने नैना के ऊपर पूरी तरह बरस पड़ी। उसे यह लग रहा था कि नैना अपने मामा को मेरे बदल भड़का रही है पैसों के लिए, जिस वजह से वह गहने बेचने के लिए बोल रहे हैं। नैना ने उनकी बात सुनती रही, उसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा था। सुरेखा जी ने जब तक अपनी जी भर की बातें न सुना ली तब तक उन्होंने कॉल कट नहीं किया। जब पूरी तरह उनका मन भर गया था तो उन्होंने कॉल कट कर दी। सुरेखा जी की बातें सुन नैना बहुत रोने लगी, क्योंकि बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को बेच दो, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हें दे सके, और जो मेरे पास एक दो गहने हैं वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मेरे भी अपने खुद के बच्चे हैं। सुरेखा जी की बातें कहीं ना कहीं नैना के दिमाग पर असर करने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, मामी तुमने सही कहा, मैं अपने आप को बेच दूं। नैना के पापा को शहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया था, क्योंकि बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया था। मुंबई रात का समय। रेहान जिस दिन उसके पापा की तबीयत खराब हुआ था उस दिन उसने एक मीटिंग
पोस्टपोन कर दिया था, जिस वजह से उसे वह मीटिंग क्लियर करने उसे आज उदयपुर जाना पड़ रहा था। रेहान आज ऑफिस से घर जल्दी आ गया था क्योंकि उसे उस प्रोजेक्ट के लिए उदयपुर जाना उसका बहुत ज़रूरी था। वह रेडी होकर नीचे आ ही रहा था कि नारायण जी व्हील चेयर पर बैठे रेहान को गौर से देखा। फिर उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी ऑफिस की वह लड़की क्या नाम है? नैना। वह कल रात को इतनी जल्दी में गई, सब ठीक तो है? नैना का नाम सुनते ही रेहान को याद आया कि उसके पापा की भी तबीयत खराब है, यहाँ तक कि वह सीरियस कंडीशन में। रेहान को इस तरह खोया देख नारायण जी वापस बोल पड़े, क्या हुआ बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए हो? सब ठीक तो है ना? रेहान लंबी सांस लिया और अपने डैड के पास आकर कहा, डैड आज नैना ऑफिस नहीं आई थी, उसके पापा की भी तबीयत खराब है। अरे बाप रे, फिर तुमने उसे कॉल किया कि नहीं? क्या हुआ, सब ठीक तो है कि नहीं? रेहान ने तुरंत कहा, मैंने उसे कॉल नहीं किया और मैं क्यों उसे कॉल करूं? इसलिए कि तुम उसके बॉस हो और बॉस का फ़र्ज़ बनता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रखे। वह मालिक ही क्या जो अपनी प्रजा को खुश ना रख सके। ठीक है, मैं उसे कॉल कर लूँगा। रेहान इतना बोल एक कदम आगे बढ़ाया ही होगा कि नारायण जी बोले, कॉल कर लूँगा मतलब अभी करो कॉल, मेरे सामने, मुझे भी जानना है। वह बहुत ही परेशान होकर गई थी। रेहान के पास उसका नंबर नहीं था, इसलिए उसने अपने डैड को समझाते हुए कहा, अभी मेरे पास उसका नंबर नहीं है, अमन से उसका नंबर लेकर मैं उसे कॉल कर लूँगा। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से उसे एक बार कॉल कर लेना बेटा, उसने हमारी बहुत मदद की है, उसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। रेहान हाँ में गर्दन हिलाकर बंगले से बाहर निकल गया कि सामने अमन ड्राइवर के साथ कार में बैठा था, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना था। सुबह की उनकी मीटिंग जो थी, क्योंकि यह मीटिंग रेहान ने खुद कैंसिल किया था, तो उसे खुद वहां जाकर मीटिंग अटेंड करना पड़ रहा था। रेहान कार में आकर बैठ गया। अमन को देखकर उसे याद आया कि नैना को कॉल करना है। उसके डैड की कही हुई बातें उसके दिमाग में चलने लगा। रेहान बिना देखे सर्द आवाज़ में अमन से कहा, मिस नैना को कॉल करो। अमन चौंकते हुए कहा, अभी? इस वक्त? इतनी रात को? अमन के एक साथ इतने सारे क्वेश्चन सुन रेहान उसे घूर कर देखने लगा और घूरते हुए कहा, अगर तुम आराम से जाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त कॉल करो, वरना मुंबई से उदयपुर तक ड्राइविंग का काम तुम ही करोगे। रेहान के मुंह से धमकी भरी बातें सुन अमन तुरंत दांत दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मैं अभी आपके सामने ही मैडम को कॉल करता हूँ। अमन ने तुरंत जेब पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल नैना नाम डायल कर दिया। पूरे रिंग जाने के बाद भी नैना ने कॉल रिसीव नहीं की। अमन ने दूसरी बार भी कॉल लगाया, पर नैना ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं की। अमन ने लगातार और 2 बार उसे कॉल किया, पर नैना ने तभी भी कॉल रिसीव नहीं की। अमन ने स्लो वॉइस में कहा, सर ऐसा हो सकता है मैडम सो गई हो। रेहान बिना अमन की तरफ देखे कहा, फिर तुम क्यों उसे कॉल कर रहे हो? जब एक बार किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। क्या ये भी मैं ही तुम्हें सिखाऊं? अब अमन इसके आगे क्या बोले, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। काम नहीं करे तो भी सुनना पड़ता है और करे तो भी सुनना पड़ता है। अब करे तो करे क्या बेचारा अमन। रेहान कार के विंडो से बाहर देखने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था, लगता कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाली बात है। सुबह के 5 बजे नैना इस वक्त होश में नहीं थी। वह गांव के अजीब गरीब लोगों से मिलने लगी कि वह जो बोलेंगे वह करने के लिए तैयार है, सिर्फ उसे
कोई भारी भरकम रकम दे दे, उसके बदले उससे जो काम करवाएंगे वह करने के लिए तैयार हो जाएगी। आज उसकी मजबूरी का कोई भी फ़ायदा उठा ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गांव में एक लाला था। सब कहते हैं कि वह एक नंबर का कमीना है। उसकी नज़र हमेशा लड़कियों या किसी की बहू बेटियों पर टिकी रहता है। नैना ने उसके पापा का जो 2 रूम का कोठरी था उसके कागजात लेकर लाला की हवेली आखिर पहुंच गई। नैना ने लाला को वह कागजात दिखाकर कहा, उसे अपना घर बेचना है, जो भी इसकी रकम है उसे अभी इसी वक्त चाहिए। उसे इस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत है। लाला ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए देखा। चश्मा नीचे करते हुए बड़े गौर से देख रहा था। लोगों की बातों से नैना को पता था कि लैला किस किस्म का आदमी है, पर वह आज अपने आप को भी सौंपने को तैयार थी, क्योंकि आज ही उसे हॉस्पिटल में पैसे भरने जो थे। नैना के मोबाइल पर बजाज इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने 3-4 बार कॉल लगाया, पर नैना ने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि उन्हें शेरा के कहने पर 20 लाख रुपए नैना को देना था। पर वह कैसे दे, कैसे ट्रांसफ़र करे? उन्हें नैना के अकाउंट डिटेल्स चाहिए थे। नैना अपना मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर गई थी। अगर वह मोबाइल अपने साथ लेकर गई होती तो उसे इस तरह का कोई भी कदम न उठाना पड़ता। नैना का मोबाइल रात से उसके पास नहीं था। उसका पर्स और मोबाइल हॉस्पिटल में ही था। पैसे की वजह से नैना सुध बुध में ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसे का बंदोबस्त करना था, किसी भी हालत में, जिस वजह से वह मारी मारी भटक रही थी। बजाज इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने शेरा को कॉल किया कि वह कितने बार मिस नैना को कॉल कर रहे हैं, पर कॉल रिसीव नहीं कर रही। शेरा ने पहले तो युग को इन्फॉर्म किया। युग ने के कहने पर शेरा ने तुरंत मन्नत को कॉल लगाया। मन्नत ने भी नैना को कई बार कॉल की, पर नैना कॉल रिसीव नहीं की। मन्नत के पास उसके मामा और मामी का कॉन्टैक्ट नंबर था। जब वे दोनों साथ में जॉब करती थी तो एक दूसरे के फैमिली का नंबर दोनों के पास था। मन्नत ने नैना के मामा को कॉन्टैक्ट नंबर शेरा को दे दी। शेरा वह नंबर फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया कि जल्द से जल्द उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दे। बजाज इंडस्ट्री के फाइनेंस वालों ने तुरंत नैना के मामा को कांटेक्ट किया कि वह अकाउंट डिटेल्स दे, ताकि अभी के अभी 20 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नैना के मामा को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह कौन लोग हैं, क्यों इतने पैसे दे रहे हैं, पर जो भी हो, उन्हें इतना सुन के तो संतुष्ट हो गए कि कोई तो है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे अपने दोनों हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करने लगे। कॉल कट करने के बाद वह खुशी से नैना को ढूंढने लगे, पर नैना हॉस्पिटल में उन्हें दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने अंदर वार्ड में भी चेक किया, पर नैना का मोबाइल और पर्स वहीं पर था, पर नैना वहां पर नहीं थी। दोपहर के 2 बजे रेडिशन ब्लू होटल उदयपुर। रेहान और अमन मीटिंग ख़त्म कर होटल में खाना खाने के लिए आ गए थे। रेहान मेनू में देखते हुए अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। साथ में ही अमन ने भी अपने पसंद का खाना ऑर्डर किया। दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे, क्योंकि खाना खाने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। रेहान अपने मोबाइल देखने में बिजी हो गया। उसके सामने बैठा अमन भी अपने मोबाइल में देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र होटल के सामने एंट्रेंस ग्लास डोर पर गई। अमन ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, नैना मैडम। अमन के मुंह से नैना का नाम सुन रेहान भी उसी डायरेक्शन में देखा। अमन के मुंह से नैना का नाम सुन रेहान उसी डायरेक्शन में देखा। नैना का फेस क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा था, उसका वन साइड फेस और कपड़े हूबहू नैना ही दिख रही थी।
अमन चेयर से उठ खड़ा हुआ और बड़े ध्यान से बाहर देखने लगा। उसे नैना ही दिख रही थी, पर कंफर्म करने वह बाहर जाना चाहता था। वह तुरंत रेहान की तरफ देख कहा, सर मैं 5 मिनट में आया। इतना बोल उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि रेहान ने कहा, रुको मैं भी चलता हूँ। अमन ने रेहान को कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम आगे बढ़ गए। उसके पीछे पीछे रेहान भी चल दिया। नैना वहाँ पर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रही थी, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। अमन नैना के सामने जाकर खड़ा हो गया। खड़ा होते ही कहा, नैना मैडम आप और यहाँ? नैना ने जैसे अपने सामने अमन को देखा वह चौंक गई और नैना के जस्ट पीछे रेहान खड़ा था, पर नैना ने रेहान को नहीं देखी। जिस तरह अमन का रिएक्शन था, सेम नैना का भी वही रिएक्शन था। नैना को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने अमन खड़ा है। नैना अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछी, अमन सर आप? पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो मुंबई में थे ना? अमन कुछ कहता कि उसके पहले रेहान बोल पड़ा, हमारा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेहान की आवाज़ जैसे नैना के कान में गूंजा। वह हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी और अपने सामने रेहान को देख घबराने लगी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। रेहान को देख नैना की हार्ट बीट 120 की स्पीड से धड़कने लगा। नैना के सामने रेहान खड़ा है तो पीछे अमन। नैना अपने गले सलाइवा गटकते हुए मुंह खोली, पर उसे बोला नहीं जा रहा था। नैना अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगी। उसे ऐसा करता देख रेहान सर्द आवाज़ में पूछा, अब तुम बताओगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना की जो हालत थी उसे देख रेहान को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नैना उसी ड्रेस पर थी जब वह उसके घर आई थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी आंखें रोने की वजह से बड़ी बड़ी सूज गई थी। नैना ने हकलाते हुए बोलना जारी की, मैं। नैना ने टूटे फूटे 2 ही शब्द बोली होगी कि उसका इस तरह से बात करना। रेहान उसे घूरकर देखने लगा, जैसे वह उसे समझाना चाहता हो यह आखिर क्या छुपा रही है। नैना के बात करने के तरीके और नज़रें चुराने से रेहान अच्छे से समझ गया कि नैना झूठ बोल रही है। रेहान नैना को शक भरी नज़रों से देख रहा था और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर तुम यहाँ उदयपुर में हॉलीडे मनाने आई हो? हॉलीडे शब्द सुन नैना की आंखों में आंसू भर गए। वह मायूस होकर रेहान की तरफ देखने लगी। ये सच है कि जिसकी तकलीफ़ वही जाने। वैसे ही नैना के साथ भी हो रहा था। उसकी तकलीफ़ उस किसी को दिखाई नहीं दे रही सिवाय उसके। नैना ने कुछ कहा नहीं। उसके आंसू आंखों से छलक कर बहने लगे, क्योंकि वह सच में बहुत तकलीफ में है। नैना का इस तरह से आंसू बहता देख अमन ने तुरंत कहा, नैना मैडम क्या हुआ? क्या आप बताएंगी? तभी रेहान अमन के तरफ देख कहा, जाओ पानी लेकर आओ। जी सर। इतना बोलकर अमन होटल के अंदर चला गया। अमन के जाने के बाद रेहान अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले, नैना को गौर से देखते हुए जैसे होंठ हिलाया कुछ कहने के लिए कि तभी लाला आ गया। लाला हाँफते हुए आकर नैना के सामने खड़ा हुआ, बिना रेहान के तरफ ध्यान दिए बोला, तुम यहाँ खड़ी हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पहले तो पार्किंग में चेक किया। लाला को अपने सामने देख नैना लंबी लंबी सांस लेने लगी। डर और घबराहट उसके फेस पर साफ साफ झलक रहा है। नैना ने लाला को इग्नोर कर रेहान के तरफ नज़रें उठाकर देख रही थी। उसके नज़रों का पीछा करते हुए लाला ने रेहान के तरफ देखा और अपना चश्मा थोड़ा नीचे झुकाकर पहले रेहान के तरफ देख फिर नैना के तरफ देख पान चबाते हुए पूछा, ये आदमी कौन है? अब क्या था? नैना को बोलना ही पड़ा। नैना अपने हाथ की उंगली आपस में उलझाते हुए बोली, ये मेरे ऑफिस के सर हैं। पहले रेहान को लगा कि यह कोई
नैना की फैमिली मेम्बर होगा। पर रेहान ने गौर से लाला को देखा। उसे समझने में वक्त नहीं लगा, यह मामला कुछ और है। रेहान ठहरा बिजनेसमैन वाला, आए दिन लोगों से मिलता जुलता रहता है। उसकी अपनी एक खुद की अलग पहचान है। उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं। रेहान लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो बताइए मिस नैना यहाँ क्या कर रही हैं? नैना रेहान को इतना तो समझ गई थी, यह आदमी भी ना बिना जाने यहाँ से जाएगा भी नहीं। और नैना अपनी प्रॉब्लम उससे कह नहीं सकती कि यहाँ किस लिए आई है। आज वैसे दलदल में फंस गई जहाँ से उसे निकलना इतना आसान काम नहीं है। तभी अमन होटल से बाहर निकला। उसके हाथ में बिसलरी का पानी था। वह रेहान के पास आकर खड़ा होते कहा, लो नैना मैडम। नैना को इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो भी वह मुश्किल से हाथ आगे बढ़ाकर पानी का बोतल ली और नैना के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। रेहान को अब सच में नैना के ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे वह लोग पसंद नहीं जो 10 बार पूछने पर भी मुंह ना खोले। नैना ने बड़ी मुश्किल से बताने की कोशिश करने लगी। उसने बात को घुमाते हुए बोली, ये लाला जी हैं हमारे गांव के। नैना को इस तरह तोड़ मरोड़ के शब्द बोलते हुए देख लाला खुद तेज आवाज में बोला, मेरा नाम रामदास बंसल है। मुझे गांव वाले प्यार से लाला कहते हैं। इन्होंने अपना घर मुझे बेच दी है, जिसका पैसा देने मैं आया हूँ। नैना के माथे पर डर की लकीरें बन गई थी। उसे तो लगा लाला ने सब बता देगा, पर लाला ने बात बनाते हुए पेश किया। पर यह बात भी सही था कि नैना ने अपने 2 कोठरी का घर लाला को बेच दी थी, जिसका वह पैसे अच्छी खासी रकम देने को तैयार हो गया था। लाला ने अपने A4 साइज के पर्स में 2000 के 5 बंडल निकाल के नैना की तरफ बढ़ा और देते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर का जितना भी पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर का वैल्यू इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। नैना ने अपने घर के कागजात लाला को पहले ही दे दी थी। नैना ने उसके हाथ से पैसे लिए और लाला दुम दबाकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि रेहान को देख वह अंदर से थोड़ा डर गया था, क्योंकि वह ऐसे मामले में फंसना नहीं चाहता था जिस वजह से उसके गांव में उसका नाम खराब हो जाए। लाला रेहान को देखकर समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि लाला भी बिजनेस करता है। माना दोनों के बिजनेस करने के तरीके अलग हो, पर वह इंसान को भली भांति पहचान जाते हैं। और वे वहाँ से जाने में ही खुद की भलाई समझा और जल्द से जल्द वहाँ से निकल गया। लाला के जाने के बाद नैना दुखी हुए या खुश हुए, उसे खुद नहीं पता। लाला के जाने के बाद नैना को अंदर ही अंदर चिंता सताए जा रहा था कि अब वह उसे पैसे कौन देगा। नैना को इस तरह से चिंता में देख अमन आगे बढ़कर धीरे से बोला, नैना मैडम, आपके पापा की तबीयत अब कैसी है? क्या आपका गांव उदयपुर में ही है? नैना ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। रेहान जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है, इसलिए उसने नैना से कहा, क्या हम लोग तुम्हारे पापा से मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ। लाला के दिए हुए पैसे नैना के हाथ में देख रेहान इतना तो समझ गया था कि नैना को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए उसने नैना चिढ़ जताते हुए आगे कहा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। रेहान के मुंह से खुद के लिए फिक्र देख नैना की आंखों में आंसू टपक गए। पैसे तो उसे चाहिए, पर वह मांग नहीं पा रही। उसे कुछ न कहता देख रेहान अपना कदम आगे बढ़ा दिया और अमन से कहा, गाड़ी बुलाओ। अमन को भूख तो बहुत ज़ोर से लगा था, पर वह अपने सन की सर के आगे कुछ कह नहीं सकता, जिस वजह से उसने तुरंत कैब बुक कराया। 5 मिनट के बाद ही कैब होटल के सामने आकर लग गई। अमन ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। पीछे पैसेंजर सीट पर नैना और रेहान बैठ गए।
लगभग आधे घंटे में तीनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। नैना कार में से निकल हॉस्पिटल के अंदर चलने लगी। उसके पीछे रेहान और अमन चल दिए। नैना उस वार्ड के पास पहुंची जहां उसके पापा को रखा गया था, पर उसके मामा वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। उस वार्ड के अंदर एक डॉक्टर भी था जो नरेश जी का फाइल चेक कर रहा था। जब उसने नैना को देखा तो कहा, मिस नैना, आपने पैसे का इंतजाम कर दिया है ना? क्योंकि आज डॉक्टर आ जाएंगे और रात में ही इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। नैना ने ना में गर्दन हिला दी और रोने लगी। नैना की यह हालत देख अब जाकर रेहान को उस पर बहुत तरस आने लगा। अंदर ही अंदर उसकी आत्मा सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्या सच में इसको मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ है? नैना को ना में गर्दन हिलाता देख डॉक्टर ने फाइल टेबल पर रखते कहा, आपको पता है आपके पापा का लास्ट स्टेज पर हैं। अगर यह ऑपरेशन उनका नहीं हुआ तो दे विल नॉट सर्वाइव। डॉक्टर के मुंह से ये सुन नैना फफक कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख रेहान तुरंत कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे पे करता हूँ। डॉक्टर ने कंफर्म करने के लिए तुरंत पूछा, क्या आप पूरे 20 लाख पे कर सकते हैं अभी? रेहान तुरंत अमन के तरफ देख आंखों से कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते हुए अमन डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया। डॉक्टर और अमन वार्ड से बाहर जाने के बाद रेहान एक नज़र उसके पापा के तरफ देखा जो बेड पर लेटे हुए थे। उसके बाद उसने नैना को चुप कराते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? तुम्हें यह सब करने की नौबत नहीं आता। रेहान की हमदर्दी सुन नैना और भी रोने लगी। उसे इस तरह कंधे की ज़रूरत पड़ रहा था पर कोई कंधा उसे सहारा नहीं दे रहा। नैना रोते रोते कमज़ोर होते नीचे बैठने लगी कि उतने में रेहान ने अपने मजबूत हाथों से नैना के बाहें पकड़ लिया और उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? इतना बोल रेहान ने टेबल से पानी का बोतल उठाया और नैना के तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पानी, तुम पियो। नैना ने पानी का बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोल मुश्किल से 1-2 घूंट पानी पी और पानी का बोतल वहीं टेबल पर रख दी। नैना नज़रें उठाकर रेहान के तरफ भी देख धीरे से बोली, थैंक यू सर। रेहान नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, थैंक यू बाद में बोलना, क्या तुम कुछ खाओगी? रेहान के मुंह से खुद के लिए फ़िक्र देख नैना बोल पड़ी, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं की हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया है? नैना हॉस्पिटल के वार्ड से बाहर निकल लगे बेंच पर आकर बैठ गई। उसके पीछे रेहान भी आया। रेहान को नैना से बहुत कुछ पूछना था पर वह ये जानता था कि यह भी सही समय नहीं है, जिस वजह से वह भी खामोश हो गया। नैना बहुत खामोश हो गई और बेंच पर बैठ एकटक नीचे फर्श को देखने लगी। रेहान भी उसके पास में बैठ गया। दोनों हथेली आपस में टच कर रहा था। नैना रो तो नहीं रही थी पर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहे रहे थे। रेहान ने गौर किया कि नैना को छोड़कर हॉस्पिटल में उसके साथ और कोई नहीं है। उसने अपनी नज़रें आसपास भी घुमाया पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। रेहान बनी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, इस वक्त हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं है? नैना ने बिना रेहान के तरफ देखे बोली, मेरे साथ मामा आए हुए हैं, लगता है कहीं गए होंगे इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। नैना बोल ही रही थी कि रेहान उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, और कोई नहीं है? नैना बेंच पर बैठे सिर दीवार से टेक रेहान के तरफ बिना देखे सिर्फ ना में सिर हिला दी। इतना देख रेहान को आगे कुछ बोला नहीं गया। उसने भी अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लिया। इतने में नैना ने अपनी भारी मन से अपने दर्द कुछ लफ्ज़ में कहे।
उस मोड़ पर भी खड़ा कर देती है। ए ज़िंदगी, जहाँ चाहत होती है मरने की, लेकिन मजबूरी होती है जीने की। नैना के मुंह से इतना दर्द भरा लफ्ज़ सुन रेहान का हाथ उठ गया उसके कंधे पर रखने के लिए। वह उसके कंधे पर हाथ रखना चाहता था, पर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। रेहान ने उसे दिलासा दिलाते हुए कहा, अंकल ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि कॉरिडोर के तरफ से उत्तम जी वार्ड के तरफ आ रहे थे। जब वार्ड के पास आए और नैना को बाहर बेंच पर बैठा देखा तो वे उसके सामने आकर खड़े हो गए और फिक्र जताते हुए पूछे, नैना बेटा तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नैना अपने मामा को अपने सामने देख बेंच पर से उठने लगी और उठते बोली, मामा मैं। उत्तम जी का फेस खुशी से खिलखिला रहा था। उत्तम जी नैना के कंधे पर हाथ रख कहा, बेटा तुम्हारी दोस्त मन्नत, उसके पति ने हॉस्पिटल का पूरा पैसा आज दोपहर में भर दिया है। अब तुम्हें कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, अब तुम्हारे पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नैना अपने मामा के मुंह से ये पैसे वाली बात सुन शॉक्ड हो गई। इतनी बड़ी रकम युग ने भर दिया? नैना सच में एक मिनट के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गई। जहाँ तक उसने युग को देखी थी, दुनिया का एक नंबर का घमंडी आदमी है, पर आज उसने उसकी मदद किया। जो भी हो, उसके दिल में युग के प्रति सम्मान और बढ़ गया। नैना के पास में खड़ा रेहान ने भी कुछ नाम सुन लिया। रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए नैना के तरफ देखा, पूछा, तुम युग बजाज को कैसे जानती हो? युग और मन्नत का नाम सुन नैना के आंखों में एक अलग ही चमक आ गया था, जो रेहान भली भांति देख सकता था। नैना ने हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं युग बजाज को जानती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड उनकी पत्नी है, मन्नत युग बजाज। रेहान लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ओ आई सी। नैना ने भी रेहान से सेम क्वेश्चन पूछी, क्या आप युग को जानते हो? रेहान अपना कोट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, बहुत अच्छे से, मैं युग को जानता हूँ। रेहान बोल ही रहा था कि उत्तम जी नैना की तरफ देख पूछे, बेटा ये कौन है? नैना ने अपने राइट हैंड से रेहान की तरफ हाथ दिखाकर अपने मामा को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, मामा यही तो है मेहता इंटरप्राइजेस के मालिक, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। उत्तम जी अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोले, साहब शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। रेहान ने उत्तम जी और नैना की तरफ देख कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उत्तम जी ने रेहान से प्रश्न करते हुए पूछा, साहब आपको कैसे पता चला कि हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं? उत्तम जी के मुंह से यह सुन नैना भी रेहान की तरफ देखने लगी। उसने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि रेहान और अमन एक्चुअली में यहाँ क्या कर रहे हैं। रेहान यहाँ आने का एक्सप्लेन करते हुए मीटिंग शेड्यूल के बारे में बताने लगा कि उसने जो मीटिंग पोस्टपोन किया था उसे आज यहाँ उदयपुर में आकर मीटिंग के करना था। उस मीटिंग के बारे में नैना को भी पता था कि उसके डैड की तबीयत खराब होने की वजह से रेहान यह मीटिंग पोस्टपोन कर दिया था, जिससे सुन नैना भी चुप हो गई। वे तीनों बात कर ही रहे थे कि अमन हाँफते हुए आकर खड़ा हुआ। तीनों की तरफ देख फिर रेहान के तरफ देख कहा, सर मिस्टर युग बजाज ने पहले ही पेमेंट कर दिया है। रेहान ने अपने जेब पॉकेट में डाले हाथ डाले अमन की तरफ देख कहा, हाँ मुझे पता है चला, युग ने पेमेंट कर दिया है, मैं युग से बात कर लूँगा। रेहान थोड़ा साइड में जाकर अमन से कहा, पास में कोई होटल देखकर आज के लिए बुक कर दो, हम कल निकलेंगे। जी सर। इतना बोल अमन ने मोबाइल निकाल पास में होटल चेक करने लगा। रेहान नैना की तरफ देख कहा,
तुम थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ बाहर चलो। नैना ने बड़ी संकोच करते हुए बोली, सर मेरा हॉस्पिटल में रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मामा अकेले हैं और उनसे अकेले भागदौड़ ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हें अब भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं। जब तक तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग हॉस्पिटल में, तो ज़्यादा सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। रेहान के मुंह से इतना सुन नैना को ऐसा लगा कि वह अब तक समुद्र में डूबी हुई थी, पर अब वह ऊपर आ गई है। नैना को मना करते देख उत्तम जी बोले, बेटा तुम जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं संभाल लूँगा। इतना जल्दी तो ऑपरेशन नहीं है, तब तक तो तुम लोग आ ही जाओगे और तुम कुछ खा पी लेना फिर ही जाना। नैना ने अपनी पलकें झपका दी और रेहान के साथ चल दी। हॉस्पिटल के पास में ही अमन ने एक होटल बुक करा दिया। तीनों होटल में पहुंच गए। पहले तो तीनों लॉबी एरिया में बैठे। अमन ने रेहान से कहा, तुम होटल के पास में देखो, कोई शॉप होगा तो तुम नैना के लिए 1-2 ड्रेस ला दो। मैं तब तक तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अमन ने हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। अमन के जाने के बाद रेहान नैना की तरफ देख कहा, और तुम मेरे रूम में जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। रेहान के कहने पर नैना ने खुद को ध्यान दिया तो उसका अवतार सच में बहुत बुरा हो गया था और वह रेहान के रूम में जाए उसे बहुत अजीब लगने लगा। अगर उसने मना किया तो रेहान पक्का उस पर भड़क जाएगा, जिस वजह से वह रेहान ने जो रूम नंबर बताया था उस रूम में नैना चली गई। मलेशिया, शाम 4 बजे। आज दिन भर युग मिस्टर हेनरी बिदादारी कंपनी के साइट पर सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से गौर से चेक किया। दोनों बिजनेस पार्टनर इस वक्त बिजनेस को बुलंदी पर ले जाने के लिए अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। सभी काम निपटाकर युग मिस्टर हेनरी बिदादारी से अलविदा ले रहा था क्योंकि उसे आज शाम 7 बजे की फ़्लाइट से इंडिया के लिए निकलना था। दोनों ने एक दूसरे को हैंडशेक देते हुए अलविदा लेकर कंपनी से बाहर निकला। युग होटल आ गया था। हमेशा की तरह वह अपना ब्लेजर निकालकर सोफ़े पर फेंक दिया और किंग साइज़ सोफ़े पर जाकर बैठ एसी का टेम्परेचर कोल्ड पर लगा दिया। इस वक्त युग सोफ़े पर टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। युग यूं ही 5 मिनट उसने अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि उसके मोबाइल पर तभी नोटिफिकेशन आया। एक नोटिफिकेशन आया, युग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा नोटिफिकेशन आया, युग ने तो भी आंख नहीं खोला। तीसरा, चौथा, पांचवा, मोबाइल पर टिंग टिंग नोटिफिकेशन आना चालू हो गया। अब जाकर युग ने अपनी आंखें खोला और सोफे से मोबाइल उठाकर हाथ में लिया और नोटिफिकेशन जैसे उसने ओपन किया कि उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। इस मैसेज को देख मोबाइल पर उसके हाथ की पकड़ कसते जा रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुका था। युग के मोबाइल पर जो नोटिफिकेशन आया था वह कुछ और नहीं बल्कि मन्नत और युवराज के पिक्चर्स आए हुए थे, जो देख युग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पर वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वह इस वक्त काफ़ी दूर है। इस वक्त युग की आंखें गुस्से से धधक रही थी। युग डेविल स्माइल करते हुए खुद से बातें करते हुए कहा, बदला अगर रंग तुम्हारा, रंग बदलना मुझे भी आता है। युग को धोखा देने वाला अपनी बर्बादी साथ लाता है। यह लाइन कहते वक्त युग की आंखें आग उबल रही थी। यह मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि युग के खास आदमी ने किया था। यह कोई और नहीं, यह वही ड्राइवर था जो मीरा जी के कहने पर मन्नत को मेंशन से बाहर लेकर गया था।
मन्नत को लगा था कि उसने सबको बेवकूफ़ बना लिया है, पर ऐसा नहीं था। मेंशन में जो भी काम करने वाले लोग हैं वह सब युग के भरोसे वाले लोग हैं। जब मन्नत ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और वह दूसरी कॉलोनी से रास्ता बदलकर युवराज से मिलने के लिए गई थी, उसे लगा था कि ड्राइवर कार में ही बैठा है, पर ऐसा नहीं था। ड्राइवर उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक गया और जब तक मन्नत बाहर नहीं निकली तब तक वह वहीं पर खड़ा रहा। और मन्नत के आने के पहले वह कार में आकर मौजूद हो गया। मन्नत को इस बात का जरा भी भनक नहीं लगा कि ड्राइवर उसका पीछा कर रहा है। उसने मन्नत रेस्टोरेंट के अंदर जाकर मन्नत और युवराज के पिक्चर्स निकाल लिए, जो इस वक्त उसने युग को भेज दिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।